नमस्कार। आज हम क्लास 10th भूगोल की किताब का अध्याय नंबर 4 कृषि देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना चावल। चावल रोपण फसल नहीं है। भारत निम्न में से किस उत्पाद का निर्यात करता है? तो सभी का। चाय भी बाहर बेचता है, कॉफ़ी भी बेचता है, मसाले बेचता है। देखो, निर्यात का मतलब होता है अपने देश में जो वस्तु ज़्यादा उत्पादित हो रही है उसे बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। ठीक है। और जो वस्तु कम उत्पादित हो रही है उसे बाहर से मंगवाना आयात कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को हम बोलते हैं सुनहरा रेशा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोल्डन फाइबर। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? जूट फसल को। जूट विशेष रूप से रस्सियां बनाने के काम में आने वाला एक फसल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो मोटा अनाज कौन सा नहीं है? देखो, ज्वार मोटा अनाज की श्रेणी में आता है, बाजरा भी आता है, रागी भी आता है। गेहूँ जो है मोटा अनाज नहीं होता। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चाइना। सेकंड नंबर भारत का नाम आता है। तो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन सा है? चीन। जूट किस प्रकार की फसल है? तो रेशेदार फसल है, इससे रस्सियाँ वगैरह बनती है, रेशेदार फसल है। निम्न में से दलहनी फसल कौन सी है? दलहनी फसल का मतलब होता है दाल वाली। तो देखो, इसमें से कौन दाल किसकी बनती है? मटर की। तो मटर दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो जायद की फसल में विशेष रूप से ये तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह ये सब आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तरबूज। बाकी चावल, मक्का और बाजरा ही जायद की फसल नहीं है। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? दूसरी पूछ रहा है, देखो ये है ना। तो दूसरी कौन सी है? गेहूँ। पहली कौन सी है? चावल है। ठीक है, फर्स्ट तो चावल है और सेकंड नंबर पे कौन सी है? गेहूँ। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सी फसल खाते हैं? चावल। और दूसरे नंबर पे गेहूँ का स्थान आता है। नेक्स्ट छोटे क्वेश्चन, अजय लोकरात्मक। ये पार्ट 3 नंबर का पार्ट है आपके। ठीक है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी? देखो, चावल। कौन सी है? चावल। सेकंड नंबर पे पूछे तो गेहूँ। भारत की 2 मुख्य फसलों के नाम बताइए। तो एक तो चाय और एक कॉफ़ी, जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ उत्पादित होती है और हम बाहर देशों को निर्यात करते हैं। किन्हीं 2 बायोडीजल फसलों के नाम बताइए। ठीक है। एक प्रकार का ईंधन होता है बायोडीजल, है ना, डीजल नहीं है ये बायोडीजल एक प्रकार का ईंधन है। तो किससे मिलता है? एक तो जेट्रोफा, है ना, ये जेट्रोफा है, और एक जोजोबा। ये पौधों के नाम है जेट्रोफा और जोजोबा। विशेष रूप से ये विदेशी पौधे हैं, इजराइल देश से लाए गए थे। ठीक है। तो इनसे बायोडीजल प्राप्त होता है हमारे देश में। प्रश्न नंबर 4, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? लगभग 1 साल। इससे इससे ये पता चलता है कि गन्ने की फसल 1 वर्ष में एक बार ही मिलती है। ठीक है। जैसे काफ़ी फसलें होती है जो 1 वर्ष में हम 3 फसलें उगाते हैं खेतों में, या 2 उगाते हैं, लेकिन गन्ने की फसल अगर आप उगा रहे हैं तो 1 साल में आपको एक बार ही फसल काटने को मिलेगी। भारत में पैदा की जाने वाली शुष्क प्रदेशों की फसलों का नाम बताइए। तो शुष्क का मतलब जहाँ पानी कम गिरता है वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। विशेष रूप से हमारे पश्चिमी राजस्थान की ये फसलें हैं, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा कम है, इसलिए वहाँ पे ज्वार, बाजरा और रागी। रागी बिल्कुल बारीक बारीक दाने जैसा होता है, राई के जैसा, ब्लैक कलर का। ठीक है। तो ये सारी शुष्क प्रदेश की फसलें हैं। भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है। विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर बाजरा उगाया जाता है। मक्का फसल के लिए आवश्यक तापमान कितना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है मक्का की फसल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो 2 रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? एक तो जूट हम जानते हैं, एक कपास। कपास का मतलब जो रुई वगैरह निकलती है उस कपास से नहीं। ठीक है। गन्ना किस कटिबंध की फसल है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब गर्मी वाली, उपोष्ण का मतलब कुछ कम गर्मी वाली। ठीक है। तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल कौन सी है? गन्ना। अलग अलग कटिबंध चलते हैं ये। ठीक है। कपास उगाने शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। कपास उगाने वाले 2 प्रमुख राज्य कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, और एक गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य रूप से उगाई जाती है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आप लगातार वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद होने लग जाएंगे। ठीक है। कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में क्या कहते हैं? कर्तन का मतलब होता है पेड़ों को काट के खेती करना। ठीक है। जंगलों को काट कर खेती करना, जूम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जूम। हमारे देश में अरेबिका किस्म की क्या अरेबिका, देखो कॉफ़ी का, वैसे कॉफ़ी का जो वानस्पतिक नाम है वही क्या है? कॉफ़िया अरेबिका। तो अरेबिका किस्म की क्या पैदा होती है हमारे यहाँ? कॉफ़ी। तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉफ़ी। भारत की 2/3 जनसंख्या, 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि 3 व्यक्तियों में से 2 आदमी तो किस में संलग्न है? खेती के कार्य में, तो कृषि कार्यों में संलग्न है। गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग पता ही 1 साल लगता है। भारत को के पौधे का मूल स्थान माना जाता है कपास का, मतलब कपास के पौधे का जन्म कहाँ हुआ? भारत देश में। सबसे पहले कपास के पौधे को भारत ने उगाया। कपास से हमें रुई प्राप्त होती है, रुई से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़े बनते हैं। ठीक है। लघुतरात्मक प्रश्न,
प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि की तुलना। अब ये कृषि के प्रकार है अभी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह का मतलब देखो, जीवन का निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं। देखना, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। मतलब छोटी मोटी जो कृषि करते हैं छोटे भूभाग पर पेट को पालने के लिए, वो कहलाती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक का मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है बड़े पैमाने पर। तो वाणिज्यिक कृषि आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे, तो बड़े पैमाने पर जो खेती की जाएगी उसको बोलेंगे वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार से आप अंतर समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। गहन जीविका कृषि से क्या समझते हैं? ठीक है, तो गहन जीविका कृषि देखो ये अलग है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अलग है। अब गहन का मतलब तो ज़्यादा मात्रा में खेती, ठीक है, मतलब कम जगह का अत्यधिक इस्तेमाल करना खेती के लिए, ठीक है। तो गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है, इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग करके कैसे न भी कैसे करके पैदावार को बढ़ाना, यह उद्देश्य इसका। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब जहां पे जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसी प्रकार से वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होगी खेती के उत्पादों की। मान लो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ गेहूँ चावल की डिमांड ज़्यादा होगी, तो वहाँ खेती भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे न कैसे करके कीटनाशकों का प्रयोग करके, अलग अलग नवीन पद्धतियों को अपना करके, कृषि औजारों को अपना करके खेती की पैदावार को बढ़ाना के कहलाता है गहन जीविका कृषि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी की फसल के 2 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। रबी की फसल, तो रबी की फसल देखो, भारत में रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, रबी और खरीफ में अंतर का, उसको हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखना आप। गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को उल्लेख कीजिए। मतलब गेहूं के लिए क्या क्या तापमान कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, ये सब आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति में आता है। तो गेहूं के लिए खेती के लिए 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, मक्का की फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब गेहूं के लिए कितना चाहिए, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, ठीक है। इसकी खेती के लिए सामान्य रूप से वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। और विशेष रूप से गेहूं की फसल के लिए शीतकालीन वर्षा जो गिरती है, ठंड के मौसम में जो वर्षा गिरती है उसे मावट कहते हैं, वो अत्यधिक लाभदायक होती है, ठीक है। तो इसकी खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। और मिट्टी कौन चाहिए, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो आपको इतना सा याद रखना है, तापमान चाहिए 10 डिग्री से 25 डिग्री, और वर्षा चाहिए 25 से 75 सेंटीमीटर, और मिट्टी चाहिए हल्की दोमट मिट्टी व चिकनी मिट्टी। इस प्रकार से आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम क्या था, संक्षेप में समझाइए। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए संस्थागत और तकनीकों सुधारों को अपनाया गया। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारियों के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों तथा भूमि विकास बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। तो व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम का मतलब होता है खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को एक तो उनकी फसल का बीमा करना, कि भाई किसान की फसल मान लो अगर सूखा, चक्रवात, बाढ़ आदि के कारण अगर नष्ट हो जाती है तो उसकी फसल का जो पैसा है, अगर बीमा है उसका, तो सरकार उसको उसका पैसा दे देगी, ठीक है। या फिर पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को बीज बोने के लिए, सिंचाई करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको विशेष रूप से क्या देना, ऋण, ठीक है। ऋण देना, ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां आदि के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाता है, तो इनकी स्थापना करना। तो ये सारे उद्देश्य किसके थे, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के, ठीक है। एक तो फसल का बीमा करना और किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना ताकि वह खेती कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्रांति किसे कहते हैं। देखो जीन क्रांति का मतलब बीज आते हैं, बीज को बोलते हैं हाइब्रिड बीज या संकर बीज बोलते हैं अपन, ठीक है। उन बीजों को अगर आप बोते हैं तो फसल की पैदावार अधिक होती है, ठीक है। तो जीन क्रांति किसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीजों की नई संकर किस्मों को तैयार कर फसलों का उत्पादन बढ़ाए जाने को जीन क्रांति कहते हैं। आज कार्बनिक कृषि के 2 कारण निम्नलिखित हैं। कार्बनिक कृषि का मतलब होता है कि कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना खेती करना, कार्बनिक कृषि कहलाती है, ठीक है। तो इसमें एक तो उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो इसका कार्बनिक कृषि का फायदा हो गया अपना, ठीक है। और बाकी जीन क्रांति किसे कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी द्वारा नए बीजों की किस्मों को विकसित करना है जीन क्रांति कहलाता है, ताकि पैदावार में क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। हमारे गेहूं, घरों में जो गेहूं, मान लो खेतों में जो गेहूं उग रहे हैं, उस गेहूं को आप दोबारा बोएंगे ना, उससे पैदावार इतनी नहीं होगी, लेकिन आप हाइब्रिड बीज लाएंगे या संकर बीज लाएंगे, हाइब्रिड या संकर एक ही बात है, तो
उस बीज से पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है, जो खेती करते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो बहुत ज़्यादा महत्व है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई, क्योंकि हम बोल रहे हैं 2/3 यानी कि 2/3 लोग तो खेती कर रहे हैं, तो पैसा वहीं से तो आ रहा है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो व्यक्ति के लिए अधिकांश खाद्यान्न एवं विभिन्न उपयोगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है। भारत में कृषि प्राचीन काल से होती आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। क्या क्या कारण है? भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, ये सही है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या खेती कार्य में संलग्न है, ये हमने पढ़ लिया पहले। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। देखो, उद्योग मान लो किसी कपड़ा फैक्ट्री है, मान लो, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री है, अब वो इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंड है? खेती के ऊपर, क्योंकि कपड़ा कैसे बन रहा है? धागे से, और धागा कहाँ से आएगा? कपास से। तो कपास कहाँ उगानी पड़ेगी? खेत में। ठीक है, तो कृषि से उद्योगों को क्या मिल रहा है? कच्चा माल। भारत की लगभग 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्ट डिपेंड है, जैसे किसान है तो वो डायरेक्ट खेती के ऊपर डिपेंड है, और परोक्ष या प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट डिपेंड नहीं। जैसे कारखाने हैं, मान लो चीनी मिल है, तो चीनी शक्कर बना रही है वो, अब शक्कर कैसे बनाएगी? गन्ने से। गन्ना कहाँ से आएगा? कृषि से। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? खेती के ऊपर, लेकिन डिपेंड तो है। तो 52% जनसंख्या किसके ऊपर डिपेंड है? खेती के ऊपर। चाय, कॉफ़ी, मसाले जैसी कई कृषि उत्पादों का निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। विदेशी मुद्रा का मतलब जब हमारे यहाँ से फसल विदेश में जाएगी, तो जो जहाँ जिस देश में हो जा रही है, तो वो जो उसका पेमेंट करेगा, तो वो कैसे करेगा? वहाँ की मुद्रा से करेगा, तो उससे हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है। अगला, कृषि का देश की समृद्धि एवं सुरक्षा में घनिष्ठ संबंध है, ये आप मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार, उद्योग एवं यातायात का विकास खेती पर निर्भर करता है। ठीक है, पैसा आएगा तभी तो यातायात सब साधनों का विकास होगा, रोड बनेंगे, है ना। कृषि भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अत्यधिक बोल ही रहे हैं, 2/3 लोग तो किस में संलग्न है? खेती कार्य में, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको ये पॉइंट नॉलेज में रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। अब जूट जो रेशेदार फसल, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। ठीक है, तो जूट के फसल के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? जैसे गेहूँ के लिए देखी थी हमने, तो वही इसके लिए एक तो उच्च तापमान चाहिए। ठीक है, जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकास उपजाऊ मिट्टी आती है, जिससे प्रतिवर्ष नई मिट्टी जमा होती रहती है। मतलब इसके लिए नई मिट्टी चाहिए होती है। किसके लिए? जूट की फसल के लिए। तो दो, एक तो उच्च तापमान चाहिए और एक नई मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, जूट का उपयोग कहाँ करेंगे? तो पता ही अपने को, बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागों आदि के निर्माण में करते हैं। दस्तकारी का मतलब होता है कंबल बनाने में, है ना, ये सारी चीज़ दस्तकारी के अंतर्गत आती है। दस्तकारी की वस्तुओं के निर्माण में भी जूट का उपयोग करते हैं, सजावटी सामान बनाने में, कंबल बनाने में, गलीचे बनाने में, तो ये जूट के उपयोग हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी व खरीफ की फसल में अंतर। रबी व खरीफ की फसल में अंतर। ठीक है, अब अंतर कैसे लिखना है अपने को? एक तो ये फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इस प्रकार 3 अंतर हम ध्यान रखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसल में, रबी फसलों की बुआई का मतलब कब बोते हैं इनको? तो शीत ऋतु में, बीत नहीं है, शीत है ना, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। और इसी प्रकार से खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? जब इसको काटा जाएगा तब इसकी बोई जाएगी। तो पहले इसको काटना, रबी की फसल को कब काटते हैं? तो इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में बो रहे हैं, अप्रैल से जून में इसको काट लिया जाता है। विशेष रूप से गेहूँ आता है इसमें रबी में। और खरीफ की फसलों की बुआई मानसून के आगमन के साथ ही जून जुलाई में, है ना, जब पानी गिरने लग जाता है, जून जुलाई के महीनों में इसको बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर महीने में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, आप देखो सितंबर अक्टूबर में जैसे इसको काटते हैं, वैसे किसको बो देते हैं? रबी को। ठीक है, तो ये दो तो अपना बोने और उगाने से संबंधित पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट अपना उदाहरण आ जाएगा, जैसे इसका उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। तो आपको उदाहरण भी ध्यान रखना है। खरीफ में कौन कौन है? देखो, चावल, मक्का और ज्वार, ये खरीफ की फसलें हैं, चावल, मक्का और ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। चावल की जो खेती कर रहे हैं, वो चावल की खेती जलवायु के आधार पर वर्णन करना है, और उत्पादक क्षेत्र। जलवायु, यह खरीफ की फसल है। पहले बात तो चावल की कौन सी फसल है? खरीफ की, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता चाहिए, और वर्षा तो पहुंच जाता है, क्योंकि पानी में इसको बोया जाता है, पानी में इसको बोया जाता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पानी कम गिरता है वहाँ तो चावल उगना संभव ही नहीं है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो आपको वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से भाई? तो चावल कहाँ उगता है? तो चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, तटीय का मतलब जहाँ पानी आसपास होता है, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है।
नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अपने यहाँ बूंदी में भी चावल उगाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर आपके पास सिंचाई के साधन है, अगर वर्षा कम भी गिरती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नहरों के जाल, नहरें होनी चाहिए, नलकूप का मतलब वही ट्यूबवेल वगैरह होना चाहिए आपके पास में। तो विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उगाना संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से चावल का देखा हमने, जलवायु और उत्पादक क्षेत्र देखे। ये पार्ट यहीं एंड होता है, ठीक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देखिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। धन्यवाद।